बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था, तो उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह मुझे एक बार फर्स्ट डिवीजन आ जाता। हमारे हाथ कुछ संत साहित्य लग गए, अच्छे साहित्य लग गए। उसको पढ़ के मैं प्रभावित बहुत ज्यादा हुआ कि भाई इसको लिखने वाले हैं कौन। तो इस हिसाब से हम भगवान को समझ लीजिए कि अगर हम हाई कोर्ट पे हैं तो हम गुरु को सुप्रीम कोर्ट। तो गायत्री मंत्र जपने का सीधा सीधा अचीवमेंट हमको साफ साफ क्लियर कट हमको दिखने लगा, और प्लस गुरुदेव की ब्लेसिंग्स दिखने लगी। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और इससे हमारे सारे अचीवमेंट जो हम अपने जीवन में चाहे वो हम प्राप्त किए। अगर स्टूडेंट्स आज के समय में सुपर नेचर पावर के एग्जिस्टेंस को स्वीकार, तो हम सभी यूथ को आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अगर हमको कुछ अचीव करना है तो डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए, सुपर नेचर पावर की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए, उससे जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, उसके डिसिप्लिन को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप गुरु से जुड़ जाएं तब तो फिर वो पंपिंग सेट लग गया कि भाई 120 मल्ला पानी तक भी आपको ले जाना हो, या गुरु आपको जीवन के जिस उद्देश्य तक, जीवन के आखिरी उद्देश्य तक आपको गुरु पहुंचा सकता है, परम सत्ता तक पहुंचा सकता है, आप स्वयं परम सत्ता तक पहुंच सकते हैं। वेलकम टू स्पॉटलाइट चैट विद विनीत गाइस। वो कहते हैं ना कि हमारे बाप दादा, हमारे जनरेशंस जिनसे हमने सीखा, ज्ञान लिया, संस्कार लिया, वो हमें बड़े अच्छे से नर्चर किए, पाले पोसे, हमें बड़ा किए, हमें ऐसी शिक्षा दी जिससे हम आगे अपने लाइफ में बढ़े। लेकिन क्या भी कभी आपने जानने की कोशिश किया है कि वो किस डिफिकल्टी से और कहाँ से कैसे अपने लाइफ को कितने चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़े? वो शायद नहीं जानते। वो कहते हैं ना कि वैसा मेरा परिवेश रहा, इस परिवेश में पढ़ा लिखा, क्या मैंने ऑब्जर्व किया लाइफ में, क्या नहीं ऑब्जर्व किया, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग हुआ करता था। उस केस में किस तरह से कोई एक नौजवान अपने निकल करके आता है, अपने लाइफ संवारता है, ये हम लोग देखेंगे आज इस एपिसोड में। तो मैं जिनसे मिलाने जा रहा हूँ वो है हमारे प्रोमिनेंट गेस्ट संजय शर्मा जी। तो गाइस हमारे बीच में है आज रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिस्टर संजय शर्मा जी। थैंक यू आवर चैनल स्पॉटलाइट चैट विद विनीत। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो सर नो डाउट है हमने आपकी कहानियां सुनी, आपके बारे में जानने की कोशिश किया, और काफी एक गेट टुगेदर के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि दैट वी हैव टू रेडी टू शूट द पॉडकास्ट। यस। तो इफ आई आस्क यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो मिड लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक, उसके बाद फिर हायर लेवल, मींस इन जर्नी की बात हो रही है, मिड लेवल जर्नी, लोअर लेवल जर्नी, हायर लेवल जर्नी। अगर इस 3 सेगमेंट में हम लोग डिवाइड कर दें इस पूरे के पूरे एंटायर सीन को, तो सर सबसे पहले मुझे बताइए एक नौजवान कहाँ था संजय? एक नौजवान बीएचयू का स्टूडेंट था, और दिन दुनिया से बहुत ज्यादा नावाकिफ, और ज्यादा कुछ अपने कैरियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं था। और जब बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था, तो उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह मुझे एक बार फर्स्ट डिवीजन आ जाता, क्योंकि मैं स्कूल लाइफ से बहुत ही पुअर, एक्सट्रीम पुअर स्टूडेंट था। Exactly. तो किसी तरह से मुझे इंटरमीडिएट में सेकंड डिवीजन आया, लेकिन मुझे उससे संतुष्टि नहीं हुई। मतलब आपको क्या, मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता था या पढ़ाई के रिसोर्सेज नहीं मिलते थे, क्या होता था बचपन में? अगर जाए हम लोग, तो बचपन में अगर हम जाएं तो हमारा पहली बात कि पुअर स्टूडेंट होने का कारण ये था कि पढ़ने में मन नहीं लगता था जी। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि हमारे पढ़ाई लिखाई पर हमारे गार्जियन का ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारी स्कूलिंग हुई वो प्रॉपर नहीं हुई, सीधे डायरेक्ट हमको क्लास 2 में एडमिशन कराया गया, देन 4 में, देन 6 में। ऑटोमेटिक है कि किसी का भी बेस बहुत कमजोर हो जाएगा। कितने भाई बहन थे सर आप लोग? हम 7 भाई बहन हैं। और आप किस नंबर पर थे? हम 6th पर हैं। तो उस समय जो, जहाँ तक हमें पता है कि बाप दादा हमारे बोड़ा लेके जाते थे पढ़ने के लिए। बस एग्जैक्टली वही बोड़ा वाली पढ़ाई क्लास 2 में हमने शुरू की, बोड़ा लेकर के हम जाते थे। ओके। इनफैक्ट वो स्कूल भी नहीं था, वो तो एक चावल का बाजार था। हफ्ते में 2 दिन वहां पर चावल लगता था। चावल लगता था।
और बाकी दिन जो उसमें उसके जो झोपड़ी पट्टी थे, उसी झोपड़ी पट्टी में बोड़ा बोड़ा लेकर के जाते थे जिसमें पढ़ाई करते थे। जी। लेकिन उस समय हमारी पढ़ाई वढ़ाई में बहुत मन नहीं लगती थी, न टीचर ध्यान देते थे और न घर पर ध्यान देते थे लोग। घर में हमारे फादर थे जो कि पटना सिगरेटेट में जॉब करते थे और उनके पास कोई टाइम नहीं होता था कि वो बच्चों को देख सके। वो एक्सट्रीमली बिजी रहते थे और बहुत ज्यादा कैरियरिस्टिक थे। आ, इस तरह से हम पर उतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया, जिसके चलते हम बहुत हमारा एकेडमिक कैरियर बहुत ही कमजोर, मैं एक्सट्रीम वीक विद्यार्थी था। ओके। मतलब जो आपको रिसोर्सेज, जो आपको कंसंट्रेशन, जो फोकस, अटेंशन एक मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, सॉरी, मिल नहीं पाया। मिल पाया हमको। फैमिली से भी नहीं मिल पाया, स्कूलिंग में भी नहीं मिल पाया, आप टीचर उसकी से भी नहीं चाहत मिल रखते पाया। थे? हाँ, चाहत रखते थे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उस समय तो जरा खेलने की उम्र ज्यादा होती है। मैच्योरिटी नहीं थी तो मैच्योरिटी नहीं थी तो खेलने में ज्यादा मन लगता था। जैसे मान लीजिए जो टीचर आए पढ़ाने के लिए, उनसे किसी तरह साइकिल झटक के हम साइकिल सीख लें। अब बाद में टीचर मान लीजिए बाइक से आने लगे तो बाइक झटक के बाइक सीख लें। ये सब ज्यादा मतलब हमारे वो दिमाग ये में घूमता कहानी रहता था। उन लोगों की है जो उस समय यूथ हुआ करते थे, हाँ, और जिस तरह से पले बड़े, क्योंकि ना वहाँ पे इंटरनेट था, ना कोई फैंसी वर्ल्ड था, ना हाँ, कोई बहुत ज्यादा फैंसी गैजेट्स थे, कुछ नहीं, वैसे नथिंग, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आप लोग नथिंग। बिना उन सब चीजों के, जैसे अभी क्या है कि हमारे यूथ जो है वो स्मार्टफोन में, इंटरनेट में, डिजिटल डिवाइसेस में, या अलग अलग चीजों में, वेब सीरीज, ओटीटी, स्मार्ट टीवी, सब में बिजी है। वो उस समय वो तो था नहीं परिवेश था आपका। नहीं परिवेश तो हमारा। उस समय क्या था कि भाई आप बाइक पे हाँ, साइकिल खरीदने के लिए साइकिल कहीं बाइक सीख रहे हैं, लट्टू नचा रहे हैं, लट्टू नचा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, ये सब करते थे। ये सब करते थे। और खेलने ही में ज्यादा मन लगता था, पढ़ने में ऑब्वियस है कि चूंकि पुअर स्टूडेंट थे तो हमको मन नहीं लगता था। और ये 2-4 पढ़ा करके सीधे हमारा 6 में हाई स्कूल में एडमिशन कराया गया। तो हाई स्कूल का भी हमारा ऐसा सिनेरियो बना कि उसमें भी हम ढंग से पढ़ते नहीं थे। सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर बाय द वे मैं आपसे छोटा सा एक सवाल पूछूं कि अगर ये अभी अभी का यूथ या अभी का जनरेशन और आपका जनरेशन, अगर ये दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो अभी आपको सबसे ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग जनरेशन कौन लगता है, तब वाला कि ये वाला? इसको जस्टिफाई भी करना होगा। ये वाला जनरेशन, जैसे कि ये वाला जनरेशन में जो अभी नहीं, अभी हमको, मेरे हिसाब से हमको यही वाला जनरेशन ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पास अवेयरनेस है। पहले के जनरेशन में हम देखते थे कि लोगों के पास अवेयरनेस ज्यादा नहीं होता था। वो सिर्फ मेरा ही किस्सा नहीं था, हम स्कूल में भी बच्चों को देखते थे कि उन लोगों के पास कोई ऐसा खास अवेयरनेस है नहीं। न देश के प्रति है, न राष्ट्र के प्रति है, न पढ़ाई के प्रति है, ये सब कुछ अवेयरनेस था नहीं। लेकिन अब के जनरेशन में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चों में अवेयरनेस है। और राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे आर वेरी मच अलर्ट अबाउट देयर करियर एंड दिस एंड दैट। ऑफ कोर्स उसमें से कुछ बच्चे ही आगे बढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। उसका तो मेन रीजन डाइवर्सन है। ओके, कि क्यों आखिर कॉम्पैरेटिवली, ये तो आपने तो बताया, हम समझ गए कि अवेयरनेस है, इनफैक्ट है, ये वो, लेकिन एक चाइल्डहुड पोर्शन भी तो होगा ना, जिस जो आपने डिफिकल्टीज देखे होंगे, जिसमें आपको लगता होगा कि नहीं वो नहीं, ये बेटर। तो वो कैसे आप करेंगे इसको जस्टिफाइड वहां पे उस समय? उस समय ये फील हमको होता था कि बच्चे बहुत सिविलाइज्ड नहीं हैं और डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। आज के समय में हम ये देखते हैं कि जिनके घर के वातावरण थोड़ा सा भी अगर अच्छा है, ठीक ठाक है, एक मिडिल क्लास फैमिली से भी इवन आ रहे हैं, तो बच्चों को हम देखते हैं कि उनमें डिसिप्लिन ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है। वो पहले के जमाने में हम नहीं देखा करते थे। ये चीज की लैकिंग थी। और पहले सुविधा भी कुछ नहीं थी, तो मान लीजिए जिसको इंटरेस्ट है भी किसी चीज में, वो ठीक से कर नहीं सर पाता था। ये जो है ये बहुत बड़े, बहुत गंभीर बात है। उस समय के जमाने के लोग में वो डिसिप्लिन, वो एटिकेट्स, वो डिकोरम, क्योंकि सर ये इसलिए है ना, क्योंकि अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो हमारा जो आज का यूथ है, उनके बाप दादा उस जमाने में थे, अभी आप जो है, आपका ही वो जमाना था। तो उस जमाने में क्या आप में वो डिसिप्लिन, वो एटिकेट्स, वो बिहेवियर जो था वो नहीं हुआ करता था? नहीं हुआ करता था। मैं ये फील करता हूं कि नहीं हुआ करता था। इनकॉम्पेरेबल टू दिस जनरेशन, यस, ये आप क्लेम कर रहे हैं? यस, क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हुआ करता था। कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? इसलिए कि मेरे खुद में नहीं था। ओके, मेरे खुद में नहीं था। तो फिर ये सब जैसे मान इतना अच्छा अच्छा, मतलब इतना अच्छा अच्छा संस्कार, इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छे लोग बनाना, आज हमारा जो जनरेशन इतना अच्छा बना है, कहीं ना कहीं वो हमारे बाप दादा की देन है। हाँ, तो वो कैसे कर गए फिर? हमारे बाप दादा की मेंटेलिटी धीरे धीरे चेंज हुई ओके कि साहब हमको समय के साथ फिट करना है। ओके तो समय के साथ फिट करने के लिए हमको अपने बच्चे के अंदर कल्चर और डिसिप्लिन को डालना है। ऑफ कोर्स उसमें सक्सेस बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं, ओके बहुत थोड़ा ही सक्सेस है, सक्सेस रेट उसमें बहुत कम है। ओके
और ये भी नहीं, मैं आपको कहता हूं कि पहले जमाने में बिल्कुल खत्म ही था, ओके उसके एक्सेप्शंस भी हैं। और Okay. पहले जमाने के लोग पढ़ने लिखने में जिनको मन लगता था वो काफी ऊंचाई पर भी पहुंचे। जी और आप देखेंगे कि आज के कंपैरिजन में पहले वाले लोग जो पढ़े लिखे हुए हैं, जिनको पढ़ने में थोड़ा सा भी मन लगता था, उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डीप है। एग्जैक्टली तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसलिए ऑन दी होल उसको हम ऐसे सम नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि जनरल वे में, मेजोरिटी में वो चीज है और जनरल वे में ये चीज है, ये मैं आपसे कहूंगा। ओके तो ये जब आप आगे बढ़े, हाँ आपने 10 क्वालिफाई कर लिया, हाँ आप इंटर क्वालिफाई कर लिए, जी। तो उस समय क्या हलचल आई आपके मन में? देखिए, क्योंकि उस समय तो ऐसा पार्ट होता है ना कि इंसान क्रॉस मैं सिलेक्शन हो आपको, जाता है। मैं इनफैक्ट बताऊं आपको कि मैं इंटरमीडिएट जब पास किया तो मुझे ऐसा कोई सपना नहीं था कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा। जी इसलिए कि मैं बहुत ही अपने बचपन में, छोटेपन में डॉक्टर बनना चाहता था। ओके लेकिन मैं इतना कमजोर विद्यार्थी था कि मुझे 10th 12 आते आते ये सपना बिल्कुल धराशायी, मतलब मेरे लिए बिल्कुल खत्म हो गया और इसकी कोई मायने नहीं रह गई। डॉक्टर बनना चाहते थे तो आपके पास वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट आपने? हाँ, बायोलॉजी का सब्जेक्ट हमने ऑप्ट किया था। तो बायोलॉजी का, और डॉक्टर बनने के लिए हमने अपने घर में वो बक्सा भी रखा था। उन दिनों पेंसिलिन मलहम चलता था अच्छा, और वो झाड़ू होते हैं ना, उसके सिक्का से मैं झूठ मूठ का सुई दिया करता था ये किसी किसी इंटरमीडिएट को। की बात? नहीं नहीं, ये सब स्कूल की बात है। स्कूल की बात। हाँ, इंटर में आने के बाद तो मैंने आपको बताया कि इंटर में मैं जब सेकेंड डिवीजन से पास हुआ तो उसके बाद मैं ये जानता था कि मैं डॉक्टर वगैरह बना नहीं, आईएएस आईपीएस वगैरह भी हमको लगता था कि ये सब भी सपना ही है। तो ले दे करके हमारे जीवन में सिर्फ एक सपना बचा कि मुझे किसी तरह से एक बार फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। ओके और क्योंकि स्टार्टिंग से आपको रिसोर्सेज मिला नहीं, आपको एजुकेशन प्रॉपर मिला नहीं, आपको फैसिलिटीज नहीं मिली, जिसके चलते आप चाहते थे कि भाई कभी एक बार कभी हमको फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए। और मेरी माँ बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज में हमेशा जब हम जाते थे पढ़ने के लिए वो आशीर्वाद देती थी कि बेटा फट करो, फट करो। उनको फर्स्ट बोलने भी नहीं आता, फट पास करो। तो माँ के आशीर्वाद से समझिए या माँ के कहने से समझिए या किसी भी तरह से ये इंस्पायर हम हुए, मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि साहब एक बार मुझे फर्स्ट डिवीजन कैसा होता है ये चेहरा देखने का मन है। तब मैं अपने ग्रेजुएशन में, कहने का मतलब आपका ये हुआ कि आपने एक गोल सेट किया आपने? हाँ, गोल सेट किया। ये गोल सेट किया कि मुझे फर्स्ट डिवीजन लाना है। और जब मैं इंटर में जब बता ही चुका कि सेकंड डिवीजन लाया, तो फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए मैं अपने ग्रेजुएशन में जो 4 साल का हमारा कोर्स था, बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम बीएचयू, ओके ग्रेजुएशन में इसके लिए हमने जी तोड़ प्रयास करना शुरू किया कि हमको किसी तरह से फर्स्ट डिवीजन लाना है। और फाइनली हमको फर्स्ट डिवीजन आया। तो फिर उन्हीं दिनों के दौरान आप फॉर्म वगैरह भरने लगे क्या, वो जिसमें आपने क्रैक किया सिविल, वो तो एग्जामिनेशन जो क्रैक किया? नहीं, हाँ ठीक है, बीएससी जब एजी फाइनल ईयर में हम जब पहुंचे तो उस समय एमएससी एजी के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक फेलोशिप एग्जाम होता था, कंपटीशन एक होता है, ऑल इंडिया लेवल पर होता है वो कंपटीशन। तो अभी मतलब अभी के परिवेश में वो हो रहा है? अभी हो रहा है। उसके लिए कंपटीशन होता है हर साल, बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं। और उन दिनों में उसमें 100 सीट केवल था ऑल इंडिया लेवल में। अभी कितना सीट है? अभी एग्जैक्टली हम नहीं कर सकते। ओके तो उन दिनों 100 सीट था, तो हमने फॉर्म भर दिया। लेकिन चूंकि कि हम बहुत पुअर स्टूडेंट थे तो ये एक हास्यास्पद विषय था कि साहब हम इतना पुअर स्टूडेंट होकर के आईसीआर का फेलोशिप कैसे हमने भर दिया। लेकिन हमने मजाक मजाक में भर दिया, फॉर्म भर दिया। सकारात्मक सोच के तो थे, लेकिन आप इसमें सकारात्मक ऊर्जा क्यों नहीं ला पाते थे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं? वो पुअर स्टूडेंट वाली फीलिंग क्यों आती थी पॉजिटिव होने के बाद भी? हम अच्छे स्टूडेंट थे ही नहीं। आप जो जितना थे आप उतना में आपको बेटर नहीं फील हुआ? हम पुअर स्टूडेंट थे ना, और फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए हम ट्रिमेंडस स्ट्रगल किए, जिसको ट्रिमेंडस कहा जा सकता है। ओके तो हमें वो कॉन्फिडेंस आता कहां से? हाँ, ये है कि हम फर्स्ट डिवीजन लाने लगे अपना 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर जाते जाते जब हमारा मार्क्स फर्स्ट डिवीजन के करीब पहुंचने लगा, वहां भी तो हम स्टार्ट किए थे सेकंड डिवीजन से ही। हर सेमेस्टर में हमको सेकंड डिवीजन का ही मार्क्स आता था। हम बहुत सा इंप्रूवमेंट का पेपर दे दे के उसको इंप्रूव करके तब उसको हम फर्स्ट डिवीजन के लेवल तक पहुंचाए। 70% पर उस समय फर्स्ट डिवीजन होता था। उसको किसी तरह से हम उसको ये पैटर्न पहुंचाए। ये हमारा बीएससी एजी फाइनल ईयर का हमारा ये। और वो जो एग्जामिनेशन था वो क्या बता रहे थे आप? इंडियन आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जूनियर फेलोशिप का एग्जाम था। उसका क्या हुआ? उसको हमने एग्जाम दिया और वो क्रैक हो गया और हम उसमें सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट हो गया? यस, हम उसमें सेलेक्ट हो गए। और सेलेक्ट होने के ग्राउंड पर ही
ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट डिवीजन तो आया, लेकिन 73 पॉइंट समथिंग परसेंट आया। और पीजी में एडमिशन के लिए 80% मिनिमम चाहिए था। अच्छा। लेकिन हमारा एडमिशन पीजी में हुआ इसी ग्राउंड पर हुआ कि साहब इनको सुपर न्यूमेरिक कोटा में लिया जाए, क्योंकि ये फेलोशिप अवार्ड, फेलोशिप के होल्डर हैं, इनको फेलोशिप मिलेगी, ये यहाँ से डिग्री पढ़ेंगे, डिग्री करेंगे, पीजी पढ़ने के लिए ये फेलोशिप देती है भारत सरकार। तो उसी ग्राउंड पर सुपर न्यूमेरिक कोटा में हमारा एडमिशन वहां बीएचयू के पीजी में हुआ, और वहां से हम पीजी कंप्लीट किए, उसमें भी हमको फर्स्ट डिवीजन मिला। ओके, नाइस। विथ 80% मार्क्स। अच्छा, तो मतलब वो वाला भी लेवल आपने पार कर लिया सक्सेस। हाँ, वो वाला वो डिलेमा निकला कि हाँ अब मैं बेस्ट हूँ। हाँ, वहां से ये वहां नहीं, वहां पर हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब हम बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे जी। और वो टर्निंग पॉइंट हमारा ये आया कि देखिए, बचपन से ही हम ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखते थे। ओके। हम शंकर भगवान के यहाँ, रामचंद्र भगवान जी के यहाँ, हनुमान जी के यहाँ मंदिर में जाकर के माथा टेकते थे और बहुत आस्था रखते थे। तो एक ये मन में मेरा कहीं से बैठा हुआ था कि साहब इस पूरे वर्ल्ड को चलाने के लिए एक सुपर नेचर पावर है, एक ईश्वर है। मैं ऑफ कोर्स उस समय सुपर नेचर पावर को नहीं जानता था, जान तो आज भी नहीं रहा हूं, बट इसको बोल सकता हूं, इतना भर हम है। उस समय तो बोल भी नहीं सकता था कि क्या पावर होता है। उस समय सिंपल समझता था मूर्ति मतलब भगवान। तो भगवान को मैं कुछ अपना कहता था कि भाई और नंबर मेरा बढ़ा दो, असाइनमेंट का नंबर बढ़ा दो, मेरा क्विज का नंबर अच्छा कर दो, आवरली का नंबर अच्छा कर दो, और भगवान हमारा सुनते चले गए। तो स्वाभाविक है कि उसकी आस्था हो गई। अब आस्था हो गई तो उस समय हमारे लाइफ में, जब मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, एक ट्रिमेंडस चेंज आया, पूरे लाइफ का ट्रिमेंडस चेंज। और वो चेंज हमको आया कि हमारे हाथ कुछ सत साहित्य लग गए, अच्छे साहित्य लग गए। उसको पढ़ के मैं प्रभावित बहुत ज्यादा हुआ कि भाई इसको लिखने वाले हैं कौन। साहित्य कहने का मतलब है कि वो किताब जिसमें धर्म का ज्ञान हो, जिसमें अध्यात्म का ज्ञान हो। धर्म का ज्ञान तो खैर था ही जी, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान और जीवन का ज्ञान, जीवन जीने की कला ऐसे कहिए। ओके। उन किताबों में मुझे जीवन जीने की कला का थोड़ा बहुत लाइट दिखाई देने लगा कि जीवन कैसे जिया जा सकता है। क्योंकि आप आस्तिक थे, हाँ, तो आपको वो किक कर गया। वो आपको किक कर गया। ओके। उन दिनों हमारे साथ हमारे छोटे भाई श्री विजय शर्मा, जो कि वो भी डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर किए, अभी वो नोएडा में रहते हैं, वो भी हमारे साथ बनारस में थे। वो हमसे 4 साल जूनियर थे। बट दोनों ने, हम लोग मिल करके ने उन किताबों को पढ़ा और उसके पीछे उसका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था, एड्रेस पर हम लोग गए और भी ढेर सारा किताब वहां से लाए। और उसी क्रम में मैं पहुंच गया 1982 में, 81 में तो गायत्री मंत्र शुरू किया और पुस्तक पढ़ना शुरू किया। 1982 में मैं पहुंच गया अपने गुरुदेव के पास, अपने भाई के साथ, श्री विजय शर्मा जी के साथ। उन्होंने वो किताब लिखी थी। हाँ, उन्हीं की लिखी हुई सारी किताबें। उन्होंने अपने जीवन काल में 3300 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है। इतना पुस्तक कोई भी आज तक इंसानी इतिहास में नहीं लिखा। उनकी किताबों को, उनके सारे पुस्तक को किसी के लिए जीवन भर में उसको पढ़ के खत्म कर देना, यह भी हमको लगता है कि असंभव है। इतनी साहित्य को किसी ने नहीं लिखा और इतना तपस्या किसी का नहीं है। तपस्या करके करके वो, तपस्या करते करते, देखिए तप करते करते क्या होता है ना कि आदमी एक लेवल पर चला जाता है, तो वो समझ लीजिए कि वो सुपर नेचर पावर हो गया। वो स्वयं सुपर नेचर पावर हो। तो हमारे गुरुदेव सुपर नेचर पावर है। और इसको तो हम लोग एक बार, 2 बार, 1982 से आज हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, तो जोड़िए कितना साल हो गया, 44 ईयर्स हो गया। ही मतलब दिशा निर्देश से ट्रेमेंडस ग्रोथ हुआ करियर में, ट्रेमेंडस ग्रोथ आपके काम काज में। ट्रेमेंडस वर्ड भी बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए कहा जाएगा मिरेकल हो गया। मिरेकल जो हमारा ग्रोथ हुआ, दैट वाज ए मिरेकल। जैसे एज फॉर एग्जांपल 3-4 अचीवमेंट हम आपको बताते हैं जी। गुरुदेव के पास हम गए तो गुरुदेव ने दीक्षा दिया गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र जपना है, और कहा कि बेटे मन लगा के पढ़ना जी। अब वो तो अंतर्दृष्टि देखने वाले थे, अंदर बाहर देखने वाले थे, जानते थे कि ये कमजोर विद्यार्थी है, तो बोल दिए, यही दीक्षा दी है कि मन लगा के पढ़ना जी। सॉरी, ठीक है। आने के बाद थोड़ा बहुत मन लगाए, लेकिन कितना मन लगाते जब करियर है कमजोर था जी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मन लगा के पढ़ना कहने के साथ साथ
अपने शक्ति को हमारे में ट्रांसफर कर दिया। आपको ये अनुभव हुआ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल अनुभव हुआ। उसके बाद निरंतर अनुभव होने लगा, इसलिए कि अचीवमेंट्स आते गए। जी। जैसे कि अभी-अभी बताया आपको, आईसीआर का फेलोशिप, तुरंत फेलोशिप मिल गया। जी, जी। एडमिशन नहीं हो रहा था, एडमिशन का फॉर्म फेंक दिया था, लेकिन सुपरन्यूमरी कोटा में कंसिडरेशन हो गया। जी। उन्हीं दिनों स्टेट बैंक में जाके कंपटीशन दे दिए थे पटना में। तो जब हमारा पीजी कंप्लीट हुआ, तब गुरुदेव के पास गए कि अब हम समाज का सेवा करेंगे। जी। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, समाज का सेवा बाद में करना, तुम पहले जाकर बैंक की नौकरी कर लो। जी। और जब मैं घर आया तो आश्चर्यजनक बात था कि बैंक का अपॉइंटमेंट लेटर मेरा आया हुआ था। ओके। कंपटीशन 2 साल पहले दिए थे। ओके। तो जो मैं बीएचयू में जो मेरा बेडिंग था, बुढ़िया बिस्तर और सामान वगैरह था, उन दिनों तो ट्रंक होता था। हाँ, ट्रंक होता था। आजकल तो ट्रॉली है। बक्सा लेकर के जो आए थे टीन वाला, जी, जी। स्टील वाला, जी। वही बक्सा लेकर के हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आया हुआ था। तो डाल्टनगंज स्टेट बैंक में जाकर के हमने ज्वाइन कर लिया, स्टेट बैंक में कौन सा पोस्ट पे ज्वाइन किया? एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर स्टूडेंट ज्वाइन किया। ज्वाइन कर लिया। अब 7.5 साल नौकरी करने के बाद फिर हमारे मन में आया कि नहीं, हम स्टेट गवर्नमेंट में आना चाहते हैं और क्लास 2 ऑफिसर होना चाहते हैं। वो भी जाके गुरुदेव से बोले। और इस बीच में बहुत सारा ऐसा हुआ, जो जाते थे, हम लोग हर साल मिलते थे, बोलते थे, और वो कहते थे, मार्गदर्शन देते थे कि ऐसा कर लो, और उसके लिए आशीर्वाद दे देते थे। तो देखिए, गुरु की क्या भूमिका होती है किसी के जीवन में। देखो, इसको ऐसे समझो कि म्यूनिसिपैलिटी का जो पानी आ रहा है, पाइपलाइन जो आ रहा है, अगर वो काफी फोर्स से आएगा तो आपको 5 फीट 10 फीट ऊपर चढ़ सकता है, एक जी। फ्लोर तक ऊपर चढ़ सकता है। जी। लेकिन 20 फ्लोर चढ़ाना चाहो तो नहीं चढ़ेगा। अगर वहां पर नीचे एक मोटर लगा दीजिए आप, तो 20 फ्लोर के आप 50 फ्लोर ऊपर खींच दे सकते हैं पानी को। तो गुरु से जुड़ जाने का यही मतलब है। वो आपको कहीं भी पहुंचा दे सकता है। ओके। वो आपको सुपर नेचर पावर बना दे सकता है। इतना ताकत हो? यस, चूंकि कि वो है, जी। और उसके लिए वो ऑथराइज्ड है कि हम किसी को भी बना देंगे। जी। जो सुपर नेचर पावर के पास पावर नहीं है, वो उससे ज्यादा पावर गुरु के पास होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ। तो क्यों कहा गया? सब लोग इसको पढ़ते हैं, मतलब कम लोग समझते हैं। इसलिए कहा गया कि भगवान के पास हर एक तरह का नियम है जी। और कभी कभी गुरु उस नियम को थोड़ा ऊपर नीचे कर देता है। ओके। भगवान के पास नियम है। आप अगर कुछ ब्लंडर कर दोगे तो भगवान आपको उसका देर सवेर पनिशमेंट देगा। लेकिन ये हमने देखा अपने जीवन के 70 वर्ष के अनुभव में कि अगर हम कुछ ब्लंडर कर देंगे और गुरु के पास जाकर के सरेंडर हो जाएंगे, तो और अगर गुरु की मौज आ गई तो वो आपको माफ भी कर देगा या आपको सजा को कम भी कर देगा, और आपको दूना सिखा के भेजेगा। हाँ, ताकि वो गलती ना दोहराए। आपको वो सिखा करके भेजेगा कि आपको गलती मत दोहराइए मत। तो इस हिसाब से हम भगवान को समझ लीजिए कि अगर हम हाई कोर्ट कहें तो हम गुरु को सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। और हाई कोर्ट हम इस माने में भगवान को कह सकते हैं कि भाई, भगवान को हम और आप देखे ही नहीं है। बात सही है। अब गुरु को तो हमने स्थूल रूप में देख लिया, 1982 से देखा और 90 में वो शरीर छोड़े। तो हम 8 साल तक तो परम पूज्य गुरुदेव को हर साल जाकर के उनको देखा, चरण स्पर्श किया। हर साल हम एक बार जाते थे और एकदम स्ट्रेट में बोलते थे कि बेटा ये काम करो। तब है क्या कि अध्यात्म की दुनिया से जुड़ने के लिए, चाहे गुरु से जुड़ने के लिए, जैसे आप मान लो कोई लाइब्रेरी के मेंबर होना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ नियम है। आप एक आई कार्ड बनवाओ, आप कुछ पैसे जमा करो, आपका ड्रेस पोशाक वगैरह सब ठीक होना चाहिए, आप एक निर्धारित समय पर आओ, फिर आप लाइब्रेरी की सारी सुविधा ये करो, अवेल करो। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्म जीवन की या भगवान से जुड़ने का भी कुछ नियम कानून होता है। उस नियम कानून को आप जिस हद तक फॉलो करेंगे, उस हद तक आप आगे चले जाएंगे। तो सर ऐसा है कि आज का जो डेट है, मैंने ऑब्जर्व किया कि इंसान को तकलीफ होगा, दुख होगा, मुसीबत होगा, तो दौड़ के भगवान के चरण में जाते हैं, दौड़ के गुरुदेव के चरण में जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे भाई कि कुछ हमको समाधान बता दीजिए। उसके अलावा मैंने देखा है क्या कि भाई भगवान या धर्म पे जो लोग हैं, इतना यश, इतना ग्लोरी, इतना तेज लाइफ में सब कुछ मिल गया, और वो कहीं बहुत दूर तक छूट जाता है। वो धर्म और अध्यात्म
और वो जो आप बता रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं उन सब चीजों पे। आप भी थे उस स्टेज पे, लेकिन स्टिल आप कनेक्ट कर गए। आस्तिक तो मैं मान रहा हूँ कि आस्तिक थे आप तो कनेक्ट कर गए, लेकिन ऐसा और क्या कुछ होगा या है शायद जो आपको थोड़ा आपके मेमोरी में हो, जो बताना चाहे हमारे ऑडियंस को, जिससे आप कनेक्ट कर गए उनसे? देखिए, हम कनेक्ट करने का हमारा सीधा सीधा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यही हुआ कि हमारे जीवन में जो कॉन्फिडेंस नहीं था वो कॉन्फिडेंस हमको आया। मीन्स आपको उनसे मिलने के बाद हाँ, वो रिजल्ट आपने ऑब्जर्व किया रिजल्ट और हमने कनेक्ट ऑब्जर्व किया, करते चले। कनेक्ट करते चले गए, और उसका उन्होंने फॉर्मूला दिया। सर ऐसा भी कभी होता है क्या और कि फॉर्मूला वो उन्होंने दिया, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया कि आपको गायत्री मंत्र जपना है, दैट इज दीक्षा। जी कि आपको गायत्री मंत्र जपना है, आप गायत्री मंत्र जपें, और उसके साथ कुछ नियम, जैसे लाइब्रेरी का उदाहरण हम दिए, उसके साथ हमारे नियम, कुछ नियम और उपनियम हमारे बताए, तो गायत्री मंत्र जपने का सीधा सीधा अचीवमेंट हमको साफ साफ क्लियर कट हमको दिखने लगा, और प्लस गुरुदेव की ब्लेसिंग्स दिखने लगी। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और इससे हमारे सारे अचीवमेंट जो जो हम अपने जीवन में चाहे वो हम प्राप्त किए। अभी तक 70 वर्ष की उम्र में जितना चीज हम चाहे हैं, जी ऑफ कोर्स हम ये नहीं कभी चाहे कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ओके ओके, छोटी छोटी चीजें, जितनी चीजें हमने चाही बात सही। उतनी चीजें हमें प्राप्त होती चली गई। ओके, तो आपके साथ भी और भी तो अनुयायी होंगे उनके, बहुत सारे हैं, इनकी संख्या तो अपॉइंटमेंट करोड़ों में है, करोड़ों में। अपॉइंटमेंट कैसे मिलता था आपको? देखिए, जिन दिनों गुरुदेव थे जी उन दिनों बहुत सिंपल था कि आप सीधे जाइए गुरुदेव से मिलिए। जी उनका टाइम होता था, 12 बजे मिलते थे, सभी से मिलते थे। अब वो जब उन्होंने अपने शारीरिक यात्रा को समाप्त करने के अंतिम चरण में, अंतिम 2-3 वर्षों में थोड़ा मिलना जुलना कम कर दिया था, इसलिए कि वो सूक्ष्मीकरण साधना स्टार्ट कितने कर दिए कितने थे। वर्ष में उनका देहांत हुआ और किस रीजन से? 2 जून 1990 में। और अवतारी पुरुष का देहांत नहीं होता है, उन्होंने शरीर को त्याग दिया। अच्छा और शरीर को इसलिए त्यागा कि जो उनका पर्पस था वो शरीर में रह के पर्पस नहीं कर सकते थे। ओके उनका पर्पस एक लाइन में मैं आपको बताऊं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत ही गूढ़ और एकदम समरी है। उनका पर्पस था मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का वातावरण। जी धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जी फिर से सुन लिया जाए, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो आज बंधु, घनघोर कलयुग से हम गुजर रहे हैं। हम्म चारों तरफ आपको सिर्फ पाप ही पाप दिखाई देगा, एग्जैक्टली और लोग ऐसे ऐसे पाप कर रहे हैं, इतना दुर्दांत पाप कर रहे हैं जिसको बोलना इंटरव्यू में ठीक नहीं है, इतना गंदा पाप कर रहे जी जी हैं। ये पाप कैसे हो रहा है? कलयुग का प्रभाव है, जी आपके खान पान का प्रभाव है। जी तो ये कैसे ठीक हो सकता है? और जो पाप कर रहे हैं वो भी ठीक हो सकते हैं, जी क्योंकि देखिए, ईश्वर भगवान और राक्षस, राक्षसी शक्ति दोनों हमारे ही अंदर है। जब आसुरी शक्ति जाग जाता है तो हम गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, और जब दैवी शक्ति जाग जाता है तो अच्छा पुण्य का काम काम करते करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, जी हम लोगों को संभालने का कोशिश करते हैं, लोगों को बचाने का कोशिश करते हैं। और सुख और दुख वाला जो है ना, वो आध्यात्म नहीं है, वो तो मतलब के लिए भगवान को लोग याद करते हैं, फिर मतलब खत्म हो गया, फिर उससे बाद भगवान की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रियल में स्पिरिचुअल, जो रियल में समर्थ सत्ता को मानते हैं, जी उसके लिए ऊपर नीचे होने का कोई बात नहीं होता है, और उनको ऊपर नीचे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो निरंतर भगवान को मानते हैं तो मानते ही हैं। उस सत्ता को अगर मानते हैं, भगवान मीन्स सत्ता, जी परम सत्ता, परम सत्ता को अगर मानते हैं तो उसके डिसिप्लिन में वो निरंतर जीवन भर चलते हैं। जिस हद तक चल पाते हैं उस हद तक वो अचीव कर लेते हैं। तो ये तो गुरु की बात हुई। उस दौरान आप काम भी कर रहे थे और बहुत सारे चैलेंजेस भी आपके काम में आए होंगे, कुछ कुछ ऐसा फेस किया होगा डिफिकल्टीज जिससे आप ओवरकम किए, वो उनके ही आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से आप ओवरकम किए। कुछ ऐसा डिफिकल्टीज जो आपको लगता है कि याद आया हो और जिससे आप बाहर निकल पाए हो? अब जैसे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर में भी था और बैंक में भी था। जी जैसे कि मैं गुरुदेव से एक चीज सीखा, कि उन्होंने एक चीज सिखाया कि आदमी को टू द पाई ऑनेस्ट होना चाहिए। जी ये परम पूज्य गुरुदेव से हमने सीखा। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं जिस हद तक अपने को ईमानदार रख सकूं, मैं उस हद तक अपने को ईमानदार रखने का कोशिश करता हूं।
तो इसको बड़ी सफलतापूर्वक हमको परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा से पूरे सर्विस कैरियर में हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ओके, तो स्मूथ निकल रहा, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि गलत और काम नहीं किया, गलत काम करने न करना भी आजकल के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई इंसिस्ट नहीं किया गलत काम करने के लिए। किया, बहुत लोग किए, बहुत बार हम झाड़ सुने, बहुत बार हमको एक्सप्लेनेशन हुआ और बहुत बार डिफिकल्टी भी हुई। जैसे कि हम एक एग्जांपल अभी याद आ रहा है कि हम बैंक में थे तो एक कैटल परचेजिंग में हम मसौड़ी गए हुए थे, तरेगना। तो वहां पर जो 3-3 हजार 4-4 हजार की जो जिन गायों का कैटल्स का दाम होना चाहिए उसको वहां पर बिचौलियों के माध्यम से गरीब किसानों से 600 800 1500 रुपए में लोगों ने खरीद लिया। अब वही सब खरीद बिक्री करके वो सर्कल चलाते रहते हैं। तो परचेज कमेटी की रिपोर्ट पर बीडीओ ने साइन कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर ने साइन कर दिया, बोरोवर ने कर दिया, सेलर ने कर दिया। अब मेरा साइन उसमें जरूरी था कि मैं नहीं साउंड करेगा तो उसको फाइनेंस कौन करेगा, तो मैं नहीं किया। तो वहां पर लोगों ने कहा कि ठीक है आप गया जाएंगे ना। मैं गया से जाता था जहानाबाद, उसमें जहानाबाद पोस्टिंग थी। आप गया तो जाएंगे ना, तो आप समझते हैं कि गया पहुंच जाएंगे। और वो नक्सल बेल्ट उन दिनों बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित था, बहुत एक्टिव था, जंगल राज था। 5 मिनट के लिए तो हम भी सोच में पड़ गए कि क्या करें, अब इस पर साइन करें कि नहीं करें। लेकिन तुरंत मेरे भीतर से मन आया कि हम रहेंगे चाहे जाएंगे, हम साइन नहीं करेंगे। तो हमने उनको कह दिया कि ठीक है आपके पास ताकत है, चलिए आज ही अगर है तो चले, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे नहीं। हाथ जोड़ दिया, हमको क्षमा कर दीजिए, हम करेंगे नहीं, आपकी जो इच्छा। अब इतना कह के हम चल दिए, भगवान को याद करते, गुरु जी को याद करते, गया पहुंच गया और आज आपके सामने बैठे हुए हैं। ये घटना तो 1986-87 के है, बहुत पहले। ऐसे बहुत सारे आए। इलीगल पेमेंट्स कर दीजिए, इलीगल हमारा फर्टिलाइजर का रिपोर्ट ये कर दीजिए, सब्सिडी हमारा रिलीज करवा दीजिए, हमारे फाइल पर ये लिख दीजिए, हमारे फाइल पर वो लिख दीजिए। अगर ऐसा रहता, अगर आप भाई बहुत ही बेईमानी से काम करते हैं जो भी हो, तो शायद आप बहुत धनवान बहुत होते हैं, या शायद हो सकता है कि आप इस पृथ्वी पे भी ना होते। ये भी हो सकता है क्योंकि पृथ्वी पर भी नहीं, क्योंकि गलत काम का तो नतीजा गलत होता है। गलत काम का नतीजा गलत होता है। 16 बरस बैंक ज्वाइन करने के बाद, बिहार सरकार ज्वाइन करने के बाद मेरे पास 16 बरस मोपेड था जी। उसके बाद मैंने स्कूटर लिया। अब स्कूटर से अब 70 एज हो गया तो स्कूटर से अब काम नहीं चलता है, तो सेकंड हैंड गाड़ी है आज हमारे पास डॉक्टर के, वो भी 15 साल पूरा होने जा रहा है। उसको कल ही हमको डीटीओ के यहाँ ले जाकर के उसको रिन्यूअल करवाना, रजिस्ट्रेशन कराना, उसका 15 साल हो रहा है। कौन सी मॉडल लिया? ये हमने सेंट्रो लिया है, यहीं के एक डॉक्टर से खरीदा है। सेंट्रो काफी अच्छा, डॉक्टर संकेत नारायण डॉक्टर से हमने सेकंड हैंड परचेज किया है। इसको हमने चला लिया, अब उसका फिर री रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ओके। तो ईमानदारी का भी एक अलग मजा है। बात सही है, बहुत आनंद आता है। और उसके ईमानदारी की जिंदगी जीने के बाद जो नींद आती है ना, जी हाँ, वो और जो संतुष्टि आती है, और जीवन में आदमी देखता है कि साहब हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी संतुष्टि कुछ अलग ही है। और वो आपको ये रास्ता खोलता है कि आप जहां पहुंचना चाहें, जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहें, आप पहुंच सकते हैं। कि अगर यूथ इसी तरीके से चाहता होगा खुद को इंस्पायर करना, और आप अपने अकॉर्डिंगली कोई मैसेज देना चाहे यूथ को इन टर्म्स ऑफ 3 बातें यहाँ पे आ गई। ओके, वो करियर स्विच, जहाँ पे आपने करियर स्विच किया, जैसे कि आप फर्स्ट डिवीजन में आए तो आपने चाहा कि भाई गोल को फिक्स करना है, फिर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, और उसके बाद फिर आप अल्टीमेटली आपने करियर डेवलप किया। ओके, तो यहाँ पे यूथ को क्या मैसेज? करियर और स्पिरिचुअलिटी दोनों को आप थोड़ा मिक्स कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। देखो, कैरियर के पीछे अगर कोई यूथ है हमारा और वो किसी टारगेट को लेकर के चल रहा है और वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, अगर वो अचीव नहीं करता है तो वो डिप्रेशन में जाता है जी, उसको फ्रस्ट्रेशन होता है जी, इसमें सुसाइडल केस देखा जाता है जी। और अगर अचीव कर लिया, किसी बच्चे पोस्ट पर चला गया, तो मे बी कि वो गलत काम कर सकता। तो स्पिरिचुअलिटी तो खैर बहुत बात की चीज है, इस वर्ड को छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा एक सिंपल हम बात करना चाहेंगे, वो ये करना चाहेंगे कि सुपर नेचर पावर जी। अगर स्टूडेंट्स
आज के समय में सुपर नेचर पावर के एग्जिस्टेंस को स्वीकार लें ओके और उसके डिसिप्लिन को थोड़े से, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हिमालय में जाकर तपस्या कीजिए, मैंने कभी नहीं किया जी। मैं स्टूडेंट था, शादी ब्याह किया, मेरा एक लड़का है, मैं गृहस्थ जीवन में हूं। वो क्या करते हैं आपके बेटे? दिल्ली में जॉब करता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको भगवा वस्त्र पहन करके जाकर के संन्यास लेना है, तपस्या करना है, लेकिन बस सिर्फ मुझे आज के विद्यार्थियों से, आज के यूथ से, या आज के यूथ क्या, आज के किसी भी व्यक्ति से अपने जीवन को संभालने के लिए, सुधारने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि इस सुपर नेचर पावर जो पूरे संसार को चला रहा है, उस पावर को आप स्वीकार कर लें। और अगर आप उसको स्वीकार करेंगे तो उसके कुछ डिसिप्लिन है। अब आप देख लीजिए कि आप कितना डिसिप्लिन अपने जीवन में ला सकते हैं। जिस हद तक आप डिसिप्लिन ले आएंगे, उस हद तक आप उससे जुड़ जाएंगे, और जिस हद तक आप उससे जुड़ जाएंगे, उस हद तक आप ऊंचाई को पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली। एकदम बिल्कुल प्रिसाइज समरी यही है कि जिस हद तक आप सुपर नेचर पावर के डिसिप्लिन को मान लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, उस ऊंचाई तक आप पहुंच जाएंगे। तो गाइस, ये थे संजय शर्मा जी हमारे बीच, जिन्होंने हमें काफी मोटिवेट किया, इंस्पायर किया अपने स्पिरिचुअलिटी से, अपने करियर ऑफ लाइफ से, और अपने पूरे लाइफ स्टेजेस से। मैं विनीत अलविदा करना चाहूंगा आपको। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए वेलकम टू स्पॉटलाइट, तब तक के लिए देखते रहिए स्पॉटलाइट चैट विद विनीत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।